आज हम भारत की अर्थव्यवस्था के उस पहलू पर बात करेंगे जिस पर शायद सबसे कम चर्चा होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें युद्ध शुरू होने के समय की तुलना में नीचे आ चुकी है। सामान्य आर्थिक समझ यह कहती है कि जब कच्चा तेल सस्ता होगा तो पेट्रोल, डीजल, परिवहन और महंगाई पर राहत मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत के आम नागरिक को वास्तव में इसका लाभ मिलेगा? यही वह प्रश्न है जो आज की पूरी चर्चा का केंद्र है। कुछ आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होना पर्याप्त नहीं। किसी भी देश की वास्तविक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके वित्तीय हालात, राजकोषीय दबाव, विदेशी मुद्रा भंडार, आयात निर्यात का संतुलन और कर्ज की स्थिति कैसी है। अगर किसी अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा हो, ब्याज भुगतान का दबाव बढ़ रहा हो, आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही हो, तो सस्ता तेल भी आम लोगों तक राहत के रूप में पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। यहीं से भारत की आर्थिक बहस शुरू होती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विश्लेषकों ने यह चिंता जताई है कि भारत की अर्थव्यवस्था में विकास तो दिखाई देता है, लेकिन उसका लाभ समान रूप से समाज के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच रहा। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि देश का उपभोक्ता बाजार दो हिस्सों में बंट चुका है। एक छोटा वर्ग जिसके पास खरीदने की क्षमता है और एक विशाल आबादी जिसकी आय सीमित है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ 8% बनाम 92% की चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि कॉरपोरेट कंपनियों का बड़ा हिस्सा उसी सीमित वर्ग पर निर्भर होता जा रहा है जिसके पास खर्च करने की क्षमता है। कोई भी विदेशी कंपनी केवल इसलिए निवेश नहीं करती कि किसी देश की आबादी बढ़ी। वह तब निवेश करती है जब उसे भविष्य में लाभ दिखाई देता है। यदि घरेलू मांग कमजोर हो, वैश्विक व्यापार धीमा पड़ रहा हो, सप्लाई चेन महंगी और अंतरराष्ट्रीय तनाव लगातार बढ़ रहा हो, तो निवेशक स्वाभाविक रूप से सावधानी बरतते हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, वैश्विक व्यापार मार्गों की अनिश्चितता और परिवहन लागत में वृद्धि ने पूरी दुनिया की व्यापार व्यवस्था को प्रभावित किया। ऐसी स्थिति में केवल भारत ही नहीं बल्कि कई विकासशील देशों के सामने नई चुनौतियां खड़ी। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध का है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक बातचीत लगातार जारी। टैरिफ, व्यापार समझौते और रणनीतिक साझेदारी इन चर्चाओं के प्रमुख विषय। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका एशिया में भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। इसी कारण भारत को कई बार कठिन संतुलन बनाना पड़ता है। एक तरफ अमेरिका के साथ संबंध, तो दूसरी तरफ रूस से ऊर्जा खरीद और तीसरी तरफ पश्चिम एशिया के बदलते समीकरण। ऊर्जा सुरक्षा आज केवल आर्थिक मुद्दा नहीं रही, यह भू राजनीतिक प्रश्न बन चुकी है। यदि किसी देश को तेल के स्रोत बदलने पड़े, परिवहन मार्ग महंगे हो जाए और वैश्विक दबाव बढ़े, तो उसका असर अंततः घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देता है। आलोचकों का कहना है कि यदि निर्यात की गति धीमी होती है और आयात लगातार बढ़ता है, तो विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि भारत का सेवा क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था और घरेलू मांग अभी भी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। यानी तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समय समय पर रोजगार, कृषि, जलवायु परिवर्तन और उत्पादकता को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी करती रही। इनमें यह चिंता कई बार सामने आती है कि यदि कृषि पर मौसम संबंधी संकट गहराता है, तो ग्रामीण आय पर असर पड़ सकता है। भारत की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसलिए मानसून, अल नीनो और जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण के विषय नहीं, ये सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे।
यदि कृषि उत्पादन प्रभावित होता है तो ग्रामीण मांग कमजोर पड़ सकती है और उसका असर उद्योग, सेवा क्षेत्र और रोजगार तक पहुंच सकता है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। हर वर्ष लाखों नए युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। यदि पर्याप्त रोजगार नहीं बनते तो बेरोजगारी और आय असमानता दोनों बढ़ सकती है। यही कारण है कि रोजगार आज केवल सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता का भी प्रश्न बन चुका है। अब एक और बड़ा विषय, कॉरपोरेट मॉडल। आलोचक कहते हैं कि यदि आर्थिक विकास का लाभ सीमित वर्ग तक सिमट जाए और छोटे उद्योग, असंगठित क्षेत्र तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपेक्षित गति से आगे न बढ़े तो विकास असंतुलित हो सकता है। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, उत्पादन प्रोत्साहन योजनाएं और निवेश सुधार से दीर्घकाल में व्यापक लाभ मिलेगा। यानी बहस दोनों तरफ मौजूद। भारत का शेयर बाजार लंबे समय से विदेशी और घरेलू निवेशकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। यदि विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पर पैसा निकालते हैं तो बाजार पर दबाव आ सकता है, जबकि घरेलू निवेशक उस कमी को कुछ हद तक संतुलित कर सकते हैं। यह स्थिति लगातार बदलती रहती है और इसे केवल एक संकेतक के आधार पर नहीं समझा जा सकता। अब सवाल उठता है, आगे का रास्ता क्या है? भारत को अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ानी होगी, निर्यात को मजबूत करना होगा, कृषि को अधिक टिकाऊ बनाना होगा, रोजगार सृजन को प्राथमिकता देनी होगी। नई तकनीकों, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत विनिर्माण में निवेश बढ़ाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसी आर्थिक नीतियां बनानी होंगी जिसका लाभ केवल बड़े उद्योगों तक सीमित न रहे बल्कि छोटे व्यापारियों, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग तक भी पहुंचे। क्योंकि किसी भी देश की वास्तविक आर्थिक ताकत केवल उसकी जीडीपी से नहीं मापी जाती बल्कि इस बात से मापी जाती है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं। यह चर्चा किसी निष्कर्ष को थोपने के लिए नहीं, इसका उद्देश्य उन सवालों को सामने रखना है जिन पर आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। क्या भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या वर्तमान आर्थिक मॉडल पर्याप्त है? क्या रोजगार, कृषि, निर्यात और निवेश के बीच नया संतुलन बनाने की आवश्यकता है? इन प्रश्नों का उत्तर समय देगा, लेकिन इतना निश्चित है कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक नीतियां केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण, संतुलित और विचारोत्तेजक लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। हम आपसे मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।